ये भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, 28 दिसंबर 2021 सीडीपी पेपर 1 के दमदार प्रश्नों को देखते हैं जो कि 28 तारीख को पूछा गया था। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश एकदम में एनवायरनमेंट हेरिडिटी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? आप देखो दोस्त, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है। क्या परिवेश बदलता नहीं है? हाँ, और जैसा परिवेश वैसा होगा बच्चे का विकास। चलिए गलत। आनुवांशिकता की भूमिका निश्चित होती है। अरे साहब, सबका पप्पा का दादा का एक ही जैसा हेरिडिटी होगा क्या? हटाइएगा। आनुवांशिकता और परिवेश दोनों के भूमिका निश्चित। मजाक कर रहा है भाऊजी नियर, बताइए तो 4 नंबर उत्तर नहीं होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग होता है परिवेश, अलग अलग माता पिता, अलग अलग होती हैं हेरिडिटी आनुवांशिकता, और उस हिसाब से मिला जुला प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। 4 विल बी द राइट आंसर। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष के बच्चा, अब देखिए 2 से 7 वर्ष को जीन पियाजे ने क्या कहा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष क्या चलता है? शैशवावस्था। और उसके बाद यदि बात करें तो बाल्यावस्था यानी प्रारंभ का, अर्ली चाइल्डहुड, और तब जाके मिडल चाइल्डहुड, और तब जाके बात करेंगे तो पश्च यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। ना जी साहब। और 0 से 2 वर्ष, अच्छा 0 से 14 दिन हरलॉक ने कहा शैशवावस्था, और रॉस महोदय ने 0 से 6 वर्ष यानी 5/6 वर्ष। हरलॉक के अनुसार 0 से 14 दिन जिसे 2 सप्ताह कहते हैं। और फिर बात करें रॉस महोदय के अनुसार तो चलती है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 6 वर्ष तक। 5/6 चूँकि 6ठे साल में बच्चा प्रथम क्लास में विद्यालय जाता है ना। चलिए, तो यदि पियाजे के अर्थ में बात करें या अन्य मनोवैज्ञानिक एक क्या नाम है उनके संदर्भ में बात करें तो खैर प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा हमारा उत्तर। 2 से 6 वर्ष साथ लेके चलिए ना। नेक्स्ट, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? देखिए क्या कहता है, गामक यानी कि जो गमन करता है मध्य से, शरीर के मध्य से, यानी जैसे ये नाभि हो गया, पहले नाभि में माँ का आहार नाल यानी कि जो भी ट्यूब वगैरह है, नाल वगैरह है, वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसी से भोजन, श्वास वगैरह आदि बच्चों को मिलता रहता है ना। तो केंद्र में सबसे पहले नाभि में ताकत होती है, फिर उसके बाद बाह्य सिरे में, रीढ़ की हड्डी में, धड़ में आदि जाकर के ताकत प्राप्त होती है। इसी केंद्र से बाह्य दिशा में विकास को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। नहीं समझे? देखिए, पहले बच्चा पूरा का पूरा पैर हिलाता है, तब घुटने के बल, और फिर उसके बाद उंगलियों के, घुटने के हर उंगलियों में ताकत आती है। नहीं समझे? फिर समझिए, पहले बच्चा पूरे भुजा का इस्तेमाल करता है, पूरे शोल्डर का शुरुआती पीरियड में, फिर उसके बाद हथेलियों पर कमांड करता है, तब छोटी छोटी उंगलियों पर कमांड करता है। अर्थात पूरा गेंद पहले, और तब धीरे धीरे कलम पकड़ना, छोटी मांसपेशियों का आधिपत्य सीख जाता है। अर्थात केंद्र से बाह्य दिशा में विकास, इसी को तो अधोगामी विकास या केंद्र से बाह्य दिशीय विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। 2 विल बी द राइट आंसर। और शीर्षगामी सिफिलोकॉडल क्या होता है? मस्तिष्क से विकास माथे से पूंछ की दिशा, पैर की दिशा में होता है। शुरू में बच्चा हाथ पैर आदि नहीं हिला पाता है, माथा हिलाता है, फिर उसके बाद कदम, ये शोल्डर, फिर कमर पे बैठ जाता है, फिर घुड़कने लगता है घुटने पर, तत्पश्चात पैरों पर खड़ा होता है। तो हुआ ना मस्तकाधोमुखी अर्थात शीर्षगामी अवस्था। तो यह तो हमारा होगा नहीं, चूंकि यहाँ तो शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे में पूछा गया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल उत्तर होगा। नेक्स्ट, 4 वर्षीय रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल क्या होता है? प्रतीकात्मक
यानी बिलीफ प्लेइंग, बिलीफ। जैसे लूडो का वह जो 6 लिखा हुआ है वह प्रतीक ही तो है, लूडो का छग्गा डाइस, लूडो में यह 1 लिखा हुआ एक प्रतीक ही तो है। चोर सिपाही राजा वजीर मंत्री, चोर को 0 अंक, वजीर को 80 अंक, सिपाही को 50 अंक, राजा को 100 अंक। ये पुर्जे में जो लिखे थे एक प्रतीकात्मक खेल ही तो है, और प्रतीकात्मक खेल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चलता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। चलिए साहब देखते हैं प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। क्या? अरे सब्जी खाओ मेरा गुड़िया, नहीं तो तुमको जो है ना डांटती है वो। ये प्रतीकात्मक खेल अपने गुड़िए के साथ वही धंधा अपनाती है जो मम्मी उसके साथ अपना रही है। तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो वह गुड़िए के साथ क्या कर रही है साहब? हाँ, तो 1 नंबर प्राथमिक सामाजिकरण, गुड़िया, दोस्त, मुहिम, ये सब प्राथमिक ही तो होता है, प्राइमरी टाइप का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, गुण नियम आदि सिखाने वाली बातें। पहला होगा उत्तर। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का कलम भोजन खा लिया। देखिए यहाँ झगड़ा हो रहा है अनीता और रश्मि में, और एक तीसरा व्यक्ति पूजा जो है ना यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापक को सूचित नहीं किया। देखिए पूजा नहीं सूचित की तो बोला जा रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन से विकास, पूजा नैतिक अवस्था किस अवस्था पर है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, पढ़िए तो दोस्त, अब समझ में आई बात? हाँ, तो अब आप देखिए, तुम मेरा कलम ले लिया, हम भी तुम्हारा कलम ले लिए। ठीक यही तो बच्चे करते हैं सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत में, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सापेक्षतावादी उन्मुखता, या जिसको यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखता कहते हैं। तुम मेरा टिफिन खाओगे, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा, तुम मुझे चिढ़ाओगे, मैं भी तुम्हें चिढ़ाऊंगा। छोटे बच्चे में पाया जाता है कि नहीं, मुझे बताइए? 4 से 10 वर्ष उम्र है साहब, जिसके अंतर्गत सापेक्षतावादी उन्मुखता आता है, और दूसरा आता है दंड एवं अनुशासन। दंड एवं अनुशासन अर्थात कोई भी कार्य करेंगे दंड के कारण, डर के कारण, भय के कारण अनुशासन में रहना है, वरना दूसरे की पिटाई लग सकती है, दूसरे हमें पनिशमेंट दे सकते हैं। बाहरी नैतिकता आती है, और इधर आपका क्या, सापेक्षतावादी, अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रूप से कि सारी आइसक्रीमें मुझे दो, सब कुछ पा लेने का गुण। तुम मेरा टिफिन खा, तुमने मुझे 1 थप्पड़ दिया, मैं भी तुम्हें 2 थप्पड़ दूंगा। छोटे बच्चों में पाया जाता है ना, वही तो बात है यहाँ पर। तो पूजा ये सब देख रही थी। तो जब पूजा देख रही थी साहब, उसने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसने दोनों ने बदला ले लिया एक दूसरे का। एक यदि कलम तोड़ दी दूसरे का, तो दूसरे ने भी उस अगले का कलम तोड़ दिया। तो यह भी उदाहरण किस में जाएगा? सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण सिद्धांत। बात समझे? और सुनिए दोस्त, एक होता है कानून एवं क्रम अभिविन्यास, समाज के द्वारा बनाए गए नियम पर चल रहे हैं आप, तो कानून एवं क्रम, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और एक है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, समाज के द्वारा बनाए गए नियम पर आप चल रहे हैं, किसके लिए? दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए, तब अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और डायरेक्ट आंख बंद करके समाज में अराजकता ना फैल जाए, समाज के बनाए गए नियम कायदे कानून पर चल रहे हैं, तो वह है समाज का क्या, कानून एवं क्रम अभिविन्यास। और तीसरा जो होता है सामाजिक संविदा, यानी एक दूसरे में परस्पर गठबंधन करके हम यदि नियम कायदे कानून बदल रहे हैं, तब वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। और दूसरा उसी का क्या होता है, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय संविदा अभिविन्यास, अर्थात यूनिवर्सल एथिकल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है जी। तो यूनिवर्सल अर्थात जब हम दूसरों का मानवाधिकार का भला करने के लिए नियम कायदे कानून में फेरबदल करते हैं, क्या दूसरों के साथ गठबंधन करके नहीं, दूसरों का भला, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, स्व नैतिकता के आधार पर जब करते हैं, तो वह तीसरे चरण की दूसरी अवस्था यानी यूनिवर्सल एथिकल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में जाता है। चलिए दोस्त, यहाँ पे आपका उत्तर हो गया चौथा। आप देखिए विकल्प को। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी, संरक्षण वाला योग्यता तार्किक कब आता है? तो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में, और इस अवस्था में बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी यानी कि उलटने पलटने का गुण, प्रतिवर्तिता, जिसे
पलटावी भी आप कह सकते हैं, जिसे उत्क्रमणशीलता रिवर्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, और इंग्लिश में भी रिवर्सिबिलिटी, और इसे प्रतिवर्तता कहते हैं। हाँ, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं, संकेंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, राघव एक झाड़ पर इस तरह चढ़ने का अभिनय करता है, माने एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा वगैरह, मानो वो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है। सपोज दैट ही इज राइडिंग अ हॉर्स। यह क्षमता क्या? सांकेतिक रूप से प्रस्तुतिकरण। क्या? टॉलमैन ने संकेत अधिगम, अच्छा जी, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने ना। तो यहाँ पर क्या है? संकेत अधिगम। और किधर है? हाँ, तो संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था साहब? तो वो है रॉबर्ट गेने। हाँ, यानी कि अधिगम को सीखने का 8 प्रकार बताया था, 8 चरण बताए थे कि निम्न चरण से उच्च चरण में जाता है रॉबर्ट गेने ने। और रॉबर्ट गेने के अनुसार सांकेतिक प्रस्तुतिकरण पहला होता ही है संकेत अधिगम सिद्धांत। तो रॉबर्ट गेने ने सांकेतिक अधिगम दिया था। और दूसरा क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हाँ जी, बिल्कुल थॉर्नडाइक की तरह। श्रृंखला अधिगम, और फिर शब्द साहचर्य अधिगम, और तत्पश्चात 5वां चरण है विभेद अधिगम, और फिर संप्रत्यय अधिगम, फिर 7वां सिद्धांत अधिगम, 8वां समस्या समाधान अधिगम। यानी अधिगम करने के 8 प्रकार बताए थे। निम्न चरण से उच्च चरण में जाता है, लो लेवल यानी डाउन से टॉप पर जाता है, बॉटम से टॉप पर जाता है। हाँ, और इस प्रकार की एक्टिंग क्या है? यही तो संकेत अधिगम है। और सांकेतिक प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। 1 विल बी द राइट आंसर रॉबर्ट गेने के अनुसार। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र में सिद्धांत शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि सहायता की गई है। अब बताइए, सहायता, ये जैसे कि मेरा खुद का प्रयास है, और ये है समवयस्कों का प्रयास। तो दूसरे जो मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा है, तभी तो, यानी कि वो हमसे ऊपर है तभी तो। और हमारा दूसरा उत्तर होगा कि नहीं? हमसे ज़्यादा ज्ञानी है अर्थात हमसे ऊपर है। यही तो आपसे पूछा गया है। सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में, यानी शिक्षार्थी से कितना तो ऊपर है उसका ज्ञान, जो भी मदद पहुंचाता है। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अक्रम इस वाचन को क्या कहेंगे? अरे यार, इस वाचन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वाचन, निजी भाषा, या प्राइवेट स्पीच? और अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित किसे कहेंगे? पियाजे इसी को कहते हैं। दोनों ही कार्य होता है क्या जी? कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए, स्वनियमन, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, अर्थात कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए। 2 विल बी द राइट आंसर वाइगोत्स्की के अर्थ में। पियाजे बोलता तब 1, यहाँ होगा दूसरा उत्तर। नेक्स्ट, बहुआयामी बुद्धि, लीजिए हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अभिकथन, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई अरे यार, पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं, गलत। भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता, तो वातावरण कहाँ गया? चलिए, दोनों विकल्प गलत हैं, आपका 4 नंबर, मैंने दोनों गलत। वंचित पृष्ठभूमि यानी हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन, मतलब होता है जिनसे भेदभाव हो रहा है वैसे बच्चे। हाँ, तो अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, यानी निगेटिव वाला है? क्या है? जोखिम वाला, बोले तो निगेटिव वाला है। तो अध्यापक की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, यही तो जोखिम वाला होगा, और 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। मतलब निगेटिव पूछ रहा है, जोखिम वाला। Which of the potential risk factor involved with learning and development of children from the marginalized groups? किसके लिए? marginalized, वंचित पृष्ठभूमि, जिसे हाशियाकरण, हाशियाकृत बच्चे भी कहते हैं। अच्छा, बाकी आपको पॉजिटिव मिलेगा, देखिएगा। पाठ्य पुस्तक की कहानी में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, यानी कि कहानियों के माध्यम से वो जो जिनसे भेदभाव हो रहा है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सारे बच्चों में जागरूकता आएगी कि नहीं? 2 नंबर पॉजिटिव है। तीसरा, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान, यानी कि बाह्य जिंदगी की नॉलेज के साथ जोड़िए, जुड़ाव, पॉजिटिव है। कक्षा में विजातीय आधारित समूह, यानी समझातीय नहीं कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चों का एक ग्रुप है,
वर्ग है, और ये गधा बच्चा यानी मूढ़ बुद्धि, फीबल माइंडेड, फुलिश माइंडेड बच्चों का एक जो है वो है, क्या है, ग्रुप है ना। तो ये बातें हैं साहब। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो समझातीय नहीं विजातीय हेट्रोजेनियस का प्रयोग कर रहे हैं, हेट्रोजेनस। होमोजेनस होता तब तो आप इसको भी गलत बनते। यहाँ पर 4 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है, 2 विकल्प सही है, गलत कौन है, तो 1 नंबर, और यही हमारा उत्तर होगा 1, क्योंकि यहाँ जोखिम वाला बात ही पूछ रहा है निगेटिव संदर्भ में। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने प्रोत्साहित। देखिए जेंडर बायस हो रहा है ना, लिंग पूर्वाग्रह। अब देखिए रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, चुनौती देता है मतलब सुधारने वाली बात, सुधार थोड़े रहा है, ये तो गलत कह रहा है ना, मतलब ओहो, अरे यार यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है, तो लिंग पूर्वाग्रह दर्शाता है। वो कहाँ पर है, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तीसरा उत्तर होगा, ठीक। और 1 नंबर विकल्प आप पढ़िए, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, चुनौती देता है मतलब सुधारने वाली बातें, तो ये तो कर रहा है भेदभाव, इतना तक का स्टेटमेंट पढ़िए ना। दूसरा, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि कैसे होगा, ये तो कमी होगा। और यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रशासन, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है तो प्रशासन, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच कहाँ से आ गया, मारिए मुंह आकर के गिर जाएगा, दांत मुंह झोड़ जाएगा। वो तीसरा उत्तर, जेंडर बायस, इंग्लिश में देखिए मिल जाएगा। अच्छा, एक अध्यापक पूरा दौरान अधिगम संबंधी संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। क्या बारीकी से अवलोकन, क्या बारीकी से अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उनके कामों के नमूने का संकलन करती है। प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। अब देखिए अवलोकन डायरी भी रखती है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समग्र बोले तो CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। मानक यानी परीक्षा लेने वाली बातें केवल। संकलनात्मक बोले तो सम्मेटिव, नंबर वगैरह के लिए, योगात्मक आकलन जिसे बोलते हैं। फॉर्मेटिव होता है बढ़िया, जिसे हम निर्माणात्मक या संकल्पनात्मक कहते हैं। तब फॉर्मेटिव होता है तो उत्तर होता है, लेकिन यहाँ सम्मेटिव है, योगात्मक, ये भी गलत। तीसरा उत्तर होगा जी। आकलन का उद्देश्य क्या है, असेसमेंट क्यों करते हैं दोस्त, इससे पता चलता है एक टीचर को मेरा बच्चा कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, कहाँ बच्चे में दिक्कत हो रही है, उस तरह हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। तो अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना कैसा, अरे यार बच्चों को जो एनकाउरेज करेगा, टू प्रोवाइड क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। बाकी सब विकल्प देखिए ना, भय से युक्त, अरे भय मुक्त होना चाहिए, युक्त नहीं, गलत। धीमी गति से सीखेंगे बच्चे, गलत। प्रखर एवं समस्यात्मक रूप में चिन्हित करना, समस्या ग्रसित ये बच्चा है, मूर्ख बच्चा है, ऐसा, गलत। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित, गलत। कंपटीशन वगैरह, भेदभाव, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तीसरा उत्तर, विद्यार्थी में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए, यानी पर्सनल इंडिविजुअलिटी, प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से बच्चे को, एक मूढ़ बच्चा है तो उसके शिक्षण विधि से पढ़ाइए, यही तो है लचीलापन। और एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उसको उसी TLM से पढ़ाइए, दूसरे प्रकार का, ताकि उसे चुनौतीपूर्ण शिक्षा महसूस हो। हाँ, अलग अलग TLM, अलग अलग विविध प्रकार का शिक्षण विधि से पढ़ाइए। एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, क्रिएटिव सृजनात्मक बालक है, उसको लचीलापन समझ रहे हैं, अरे यार एक टीचर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इस मूढ़ बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि और इस प्रतिभाशाली बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि, बिल्कुल कॉलगेट के टूथपेस्ट की तरह। ये तो बहुत लचक है इसमें, ये को जड़ तक जाए, मसूरे में समाए, इसी को तो कहते हैं लचीलापन। और नई शिक्षा नीति लचीलापन की वकालत करता है, तरफदारी करता है, क्योंकि एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो एक बच्चा जो है ना साइंस पढ़ रहा है, उसे लेना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो ले सकता है। एक बच्चा यदि इतिहास, भूगोल, नागरिक वगैरह रखा हुआ है, उसे वो फिजिक्स भी पढ़ना है, तो आप साइंस में भी स्ट्रीम में घुस सकते हैं, यही तो है लचीलापन। चलिए, लचीलापन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित करेगी, यानी पर्सनल इंडिविजुअलिटी, फ्रांसिस गाल्टन ने जो दिया, प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, विविधता अलग अलग होती है, बहुभाषिकता होती है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। 3 विल बी द राइट आंसर। बाकी क्यों कटे, देखिए ना, विद्यार्थी को एक समान के कारण कट जाएगा, संज्ञानात्मक योग्यता का आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, भेदभाव गलत हो जाएगा।
सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर किया जाए। व्यक्तिगत विभिन्नता जिस दिन दूर हो जाएगी ना, उस दिन आप कहिएगा तुमसे मिलना, बातें करना एको रत्ती अच्छा नहीं लगता। बड़ा अच्छा लगता नहीं है। क्यों अच्छा लगता है? वो कजली किरनी बबितिया सुनितिया रमरतिया ननकी जोगिंदरा के बेटरी, ए बाप रे बाप, क्यों अच्छी लगती है? अच्छा लगता है। हाँ, सुनीलवा, रविया, भनवा, पेटला, कजरव, छोटवा, छबिलवा, जोगिंदरा, छंगुड़िया कहने अच्छा लगे रे हो। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? व्यक्तिगत विभिन्न है, वो व्यक्ति में पाया जाने वाला विभिन्नता। तो जिंदगी में है विविधता, एक बच्चे का रूप रंग व्यवहार, अलग अलग बात करने का ढंग, तभी तो मिलना जुलना अच्छा लगता है। आइए भोजन विविधता की बात करें। भोजन विविधता, फूड इंडिविजुअलिटी, कभी रोटी बना लिए, कभी हलवा बना लिए, कभी कचौड़ी बना लिए, कभी भात और कभी रोटी खा लिए। आइए कपड़ा विविधता की बात करें, यानी कि गारमेंट्स इंडिविजुअलिटी, कभी कुर्ता पहन लिए, कभी हपकट्टी, कभी गंजिए में निकल गए, कभी एकदम चिरवा एकदम जो है ना लुंगा साड़ी ब्लाउज पहन लिए, और कभी एक्सीडेंटल जीन्स, बोले तो पूरा पैसा आधा जीन्स। यही तो है कपड़ा विभिन्नता। यहाँ तो बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नता की, और इसका ख्याल रख करके एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। 3 विल बी द राइट आंसर। लचीलापन, निम्नलिखित अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। देखिए अवधान कमी या फिर अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार, इसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सुनिए फिर, क्या? अटेंशन डेफिसिट यानी कि अवधान कमी, न्यूनता, और अति सक्रियता यानी कि एच, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक बच्चा मने जो आसानी से विचलित हो जाएगा, अर्थात वैसा बच्चा आप समझें, समाज में पाए जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी जो बिना बोले ही बहुत सारा काम आपका कर देगा। पापा निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया, तुरंत चश्मा या टिफिन उसके सामने रख देता है, और वही बच्चा दूसरे ही क्षण बदलता मिलेगा, उसको बोल रहे हैं वो जैसे कुछ सुनवे नहीं किया एकदम। तो ऐसे भी बच्चे पाएंगे। कभी कभी न्यून हो जाएगा उनका मतलब सुनने का या फिर एक्टिविटी काम करने का तरीका, न्यून अवधान, और कभी कभी वही अति सक्रिय हो जाएंगे। यही तो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसा प्रकार का इंडिविजुअलिटी मतलब वो क्या है ना, डेफिशिएंसी है, डिसेबिलिटी है। चलिए, तो आसानी से विचलित होते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय यानी कि उच्च स्तरीय हाई लेवल कॉन्सेंट मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता इससे दमदार होगा, मैं पढ़ना भी पसंद नहीं करूँगा। अरे आपको धीरे धीरे एक टैलेंट विकसित हो जाएगा, आप देखते पकड़ लीजिएगा उत्तर क्या होना चाहिए। क्यों? मौलिक मतलब होता ही है स्वतंत्र विचार, फ्री माइंडेड। मम्मा ये क्या है, मम्मा पंखा कैसे घूम, मम्मा गाय क्या खाओ, माने गाय क्या खाता है, हाँ भूम भूम कैसे चल, माने कार कैसे चलता है। छोटे बच्चे का मौलिक प्रश्न ही तो होता है जो उसे नन्हा वैज्ञानिक बनाता है। हायर टाइप का उसका लेवल का चिंतन क्षमता ही तो होता है, चिंतन थिंकिंग, जो सृजनात्मकता लाता है। और स्वेच्छता यानी लर्निंग बाय डूइंग, स्वक्रियाशीलता। आ गया ना, बाकी विकल्प देखिएगा निगेटिव होगा। पहला उत्तर, अन्य विद्यार्थी से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना, अलग कर देना बच्चे को, गलत बात होगा ना। उन्हें बाह्य परितोष यानी दंड दे देना, पुरस्कार, एक्सटर्नल मोटिवेशन देना, एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन। तो बाह्य रूप से पुरस्कार देना, ये सब बाह्य परितोष हैं ना जी, अभिप्रेरित गलत। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्य को पूर्ण करने के उन पर दबाव डालना चाहिए, दबाव वगैरह नहीं ना। देखते समझ गए, 1 नंबर उत्तर होगा।
रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, तो कम दिखता है तो आगे पढ़वो नहीं करेंगे। एक टीचर को क्या करना चाहिए? अभिभावक को उसका काम करने की सलाह गलत है, बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चे को एक्टिव बनाना है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में। उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी छूट दे देनी चाहिए। मना तुम अब जिंदगी भर मत करो, अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से छूट दे दीजिए। गलत बात है ना, तो बच्चा सीखेगा कैसे? उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल रिकॉर्डिंग करवाइए, यानी कि श्रव्य सुनने वाली सामग्री उपलब्ध करवाइए, टेप रिकॉर्डर, सीडी, कैसेट आदि। चूंकि समावेशी शिक्षा कहती है, इंक्लूसिव क्लासरूम, कि एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो उच्च कुल के हों, निम्न कुल के हों, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या दृष्टि बाधित या दिव्यांग बच्चे हों, या मूढ़ बच्चे हों या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हों, सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। अलग विशेष कक्षा नहीं होगी, लेकिन जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए विशेष जरूरतें का प्रबंध करना होगा। क्या सुने? समान नियम, समान कक्षा में समान नियम, लेकिन विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विशेष TLM मटेरियल्स। बात समझ में आई? अर्थात साम्यता, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, समानता नहीं, साम्यता का प्रयोग करवाइए। तो क्यों नहीं आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। उसे रिकॉर्डिंग कान से तो सुन सकता है ना, यदि कम दिखता है तो। विशेष कक्षा, सहपाठी, ये सब में नहीं भेजना है। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्ता, यानी अधिगम करने में असक्त है, निःशक्त है, डिजेबल है। क्या है? लर्निंग डिजेबिलिटी। सहायता के लायक कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा युक्ति आप अपनाइएगा दोस्त? तो देखिए, कहता है क्या कि लेखन वाले पर खाली लिखने वाला, अरे सुन, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। केवल लिखना नहीं चलेगा, प्रदत्त कार्य का मूल्यांकन कर लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड मानेंगे। मानदंड वगैरह सब नहीं चलेगा जी, मानक वाला। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। वर्तनी लेखन कार्य का समय घटा देंगे, टाइम घटा दीजिएगा। बताइए, एक प्रतिभाशाली बच्चा तो कम समय में कर लेगा, लेकिन जो मूढ़ बालक होंगे, जिनकी बुद्धि लब्धि कम होगी, वो कम समय में नहीं ना कर पाएगा। सबके लिए जी थोड़ा मैनेज वाला समय दीजिए। तीसरा यहाँ पर उत्तर होगा। क्यों? मुझे जहाँ तक लगता है, देखो जी दोस्त, कि प्रदत्त कार्य यानी जो भी गृह कार्य दिया गया है, जो भी कार्य दिया गया है, उसके मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। हाँ, अवॉइड स्पेलिंग एज ए क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएटिंग असेसमेंट। तो वर्तनी को महत्व न दे करके, बच्चे निःशक्त हैं ना, तो आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो महत्व नहीं देंगे, लेकिन सृजनात्मकता को महत्व देंगे। सो 3 विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों विकल्प तो महाघटिया हैं, केवल लेखन लेखन लेखन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी युक्ति सार्थक यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग को समुन्नत यानी गुणवत्तापूर्ण करने के लिए प्रभावशाली है? उदाहरण और गैर उदाहरण। उदाहरण किताब वाला दे दिए, और गैर उदाहरण मतलब क्या है ना, बाहरी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्राकृतिक परिवेश, दैनिक परिवेश, यानी गैर उदाहरण का प्रयोग। बिल्कुल पॉजिटिव। विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल पॉजिटिव। प्रश्न पूछेंगे तभी तो सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आएगी। विद्यार्थी को दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, यानी कि दूसरे बच्चे सोच क्या रहे हैं, आखिर उसका चिंतन का स्तर क्या है। तो अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इससे बढ़िया बात क्या होगा? बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चे से सतत रूप से तुलना, उकसाना चाहिए। मैंने दूसरे रूप से, दूसरे बच्चे की तरह तुलना, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। गलत। तीसरा आपका उत्तर होगा क्यों? 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प सही है, चौथा गलत है। 3 विल बी द राइट आंसर। अभिकथन लीजिए, स्टेटमेंट क्या है? सेक्शन है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। क्या? समानांतर रूप से। ठीक। रीजन है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे क्या कीजिए, संबंध बनाइए, एक रिलेशन बनाइए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, महा सही है। अरे पूर्व अधिगम से जोड़ने वाली बात न है इसमें कि प्री नॉलेज से रिलेट कीजिए।
तो दूसरा सही है। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। क्या समानांतर रूप से बोले तो अहमद एनकरेज चिल्ड्रन टू हिज क्लासरूम टू थिंक ऑफ एनालॉजीज, बोले तो विश्लेषणात्मक स्तर पर सोचने के लिए। समानांतर का मतलब समझ गए, विश्लेषणात्मक। तो बच्चे चिंतन करेंगे तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला और दूसरा सही है। और साथ ही साथ आर सही व्याख्या करता है ए की। आर के अंतर्गत सब कुछ आ गया, ये पहला इसी में इंक्लूड हो जाएगा। 1 विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है? तो किस चीज का बदलाव? रट्टा मार का कीजिए बदलाव। दूसरा उत्तर। इनमें कौन सा तार्किक चिंतन के योगदान नहीं देता है? तर्क वितर्क का योगदान। देखिए प्रश्न कैसे घुमा रहा है, यानी कि तर्क वितर्क का योगदान कौन नहीं देता है, मैंने निगेटिव टाइप में। और ये देखिए तीसरा, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। यानी जो विचार वाला है क्वेश्चन, थिंकिंग करने वाला, चिंतन करने वाला, जहाँ रचनात्मकता है, सृजनात्मकता आनी चाहिए, वैसे चिंतन, इमेजिनेशन, कल्पना वाले प्रश्न में विचार नहीं कर रहा है, तो बच्चे का सबसे ज़्यादा योगदान नहीं होगा, तार्किक रूप से बुद्धि विकसित नहीं होगी। और तीसरा निगेटिव है, यही आपका उत्तर होगा। बाकी सब तो पॉजिटिव है। विचार किसी कथन संदर्भ में पूर्वानुमान, है ना। चलिए अगला प्रश्न। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। विद्यालय के बाद भी कर रही है ना। वह इस कार्य से प्रेम करती है, माने आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। हाँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन, कोई कार्य कर रहा है। जैसे कि ऐसा प्रश्न आता है कि लॉकडाउन में फलना बच्ची एक किताब पढ़ रही थी छिपा करके, माने आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। बाहरी रूप से पुरस्कार या दंड तो नहीं दिया जा रहा है ना, आंतरिक। दूसरा नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कक्षा सामाजिक भावात्मक अधिगम समुन्नत करता है, यानी कि कौन सा भावात्मक रूप से तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। देखिए तदानुभूति, इम्पैथेटिक, क्या मैंने बोला है ना, सिंपैथी, सहानुभूति हमेशा होगा गलत। आप इम्पैथी को ले सकते हैं सही। और लिसनिंग टीचर, यानी टीचर को जो सुनेंगे वैसे विद्यार्थी। सामाजिक भावात्मक गतिविधि अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि, लेव वाइगोत्स्की के लर्निंग बाय डूइंग अर्थात कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक गतिविधि का पालन करेंगे। 3 विल बी द राइट आंसर, बाकी सब बेकार है। देखिए विकल्प, प्रतियोगिता गलत, जबरदस्ती थोपा गया गलत, चौथा विकल्प में अच्छे अंक गलत हो गया ना। तीसरा उत्तर, विद्यार्थी की त्रुटि के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियां, अब देखिए त्रुटि क्या बताता है, सीधे मैं उत्तर पे आता हूँ। ये हाँ, ये देखिए तीसरा, त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थी की सोच समझने का अवसर, यानी विद्यार्थी का जो अवधारणा है, चिंतन है, उसको समझने का अवसर देता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को कौन प्रभावित करते हैं? इमोशन, यस, बार बार तुनक मिजाजी होगा तो अधिगम प्रभावित होगा या मुस्कुराएगा। कल्चरल कंटेंट, सभी हो जाएगा दोस्त यहाँ पर। हाँ, लग रहा है ना आपको, सभी हो जाएगा ना। 1 2 3 4 बिल्कुल। परिपक्वता, मैच्योरिटी, मैच्योरेशन, रुचि वगैरह, इंटरेस्ट और परिपक्वता, मैच्योरिटी और कल्चरल वगैरह, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया जो होता है, हाँ, संस्कृति, परिवेश, ये सब हमें प्रभावित करते हैं। तीसरा उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, तो क्या विशेषता नहीं है? देखिए नहीं, यानी निगेटिव पूछा जा रहा है आपसे, है ना दोस्त। चलिए, तो यहाँ सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है, यही तो निगेटिव होगा। बाधित नहीं, सहायक होता है। नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए नहीं आपका तीसरा होगा। बाकी सब पॉजिटिव। देखिए, स्वयं लर्निंग बाय डूइंग सृजित करता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, कुछ भी नया सीखने मौजूदा ज्ञान पर समझ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। अर्थपूर्ण, अर्थ प्रमाणिक। तो तेज़ी से क्यों पढ़ रहा हूँ साहब, आपको कई बार यूट्यूब वीडियो में मैं बोल चुका हूँ और अपनी क्लास में भी। अधिक अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है, बिल्कुल अर्थपूर्ण, नेचुरल, मतलब पॉजिटिव परिवेश में, मीनिंगफुल परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियाँ, छोटे बच्चों को कार्टून और कहानियों से आप जोड़िए, उनका भाषा विकास होगा। उनको जो है ना अनावश्यक रूप से डर वगैरह दूर होता चला जाता है ना। माने कोई भी चीज़ सीखने में रोचकता आती है,
और विषय वस्तु जो भी कंटेंट होगा ना वो बच्चों को रोचक और अपने बाहरी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। 4 विल बी द राइट आंसर। मिलते हैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।